चलिए, इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 6 है और डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कृषि के बारे में, भारतीय कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में लोगों ने परिचय के बारे में डिस्कस किया ही था। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से होती हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका कृषि क्षेत्र का महत्व क्या है, पूंजी निर्माण में किस तरह से सहयोग प्रदान करता है, भारतीय कृषि का स्वरूप क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। कृषि आदान क्या है, मतलब एग्रीकल्चर जो इनपुट्स हैं वो क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी जो डिस्कस करना है हम लोगों को, वो भारतीय कृषि की जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो पहले तो हम लोग इसके परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में बात करें। भारतीय कृषक आज भी आपका फार्म तकनीकी और फार्म प्रबंधन व्यवहार को स्वीकार करने के लिए कहीं ना कहीं अनिच्छुक है। वे आज भी कृषि हेतु जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो रखते हैं। भारतीय किसानों के लिए कृषि केवल जीवन निर्वाह का एक साधन है और वे आज भी कृषि को व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखते। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब हमने भारतीय कृषि के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे एक चीज हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देखी थी कि जो भारतीय किसान है, जो भारतीय कृषक है, वो कहीं ना कहीं कृषि को जीवन निर्वाह की तरफ देखते हैं। इतना ज्यादा तादाद में चीजें होती नहीं है कि वो इसके अलावा कुछ और कर सकें, जो रियलिटी है। तो वो जो कृषि है उसको सिर्फ एक जीवन निर्वाह की तरह देखते हैं और ना ही आपका किसी एक ऐसे व्यवसाय की तरह कोई भी ऐसा व्यावसायिक दृष्टिकोण इसमें नहीं पाया जाता। फाइनेंस का बहुत अभाव रहता है, जैसे वित्त का बहुत अभाव रहता है। तो भारतीय कृषि की अन्य जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपका कहीं ना कहीं वित्त का अभाव है। किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स की आवश्यकता होती है। जो अल्पकालीन लोन होता है उसकी बात हो रही है, तो अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। जबकि आपका कृषि भूमि के सुधार, सिंचाई उपयोग, ट्रैक्टर, थ्रेसर, इन सब के उपयोग हेतु, इन सब के क्रय हेतु दीर्घकालीन वित्त मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स की आवश्यकता होती है। तो किसानों की आवश्यकताओं की तुलना में जो संस्थागत वित्त की है उसकी उपलब्धि बहुत कम हो पाती है, बहुत कम होती है। तो वित्त का जो अभाव रहता है, शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स दोनों प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स में हम लोग उन सब चीज़ों पे, जो आपके किसान होते हैं उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे उर्वरक हो गया, आपका बीज हो गए, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है, जो छोटी चीज़ें हैं। और वहीं पे अगर हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स की तरफ बात करें, तो जहाँ पे फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स कहते हैं। और जैसे इसमें आपका ट्रैक्टर आ गया, थ्रेशर आ गया, तो ये सब महंगी उपकरण है। तो इन सब के उपयोग के लिए आपका ज़्यादा वित्त की आवश्यकता होती है। अब हम लोग बात करेंगे छोटी और बिखरी जोतों के बारे में। तो भारत में जोतें ना केवल छोटी हैं बल्कि बिखरी हुई भी हैं। बिखरी जोतों के कारण प्रबंध की जो लागत है बहुत कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। सिंचाई के स्थायी स्रोतों का अभाव है यहाँ पे। मुख्यतः तो आपका जो प्राकृतिक वर्षा है उस पर भारतीय कृषि में सिंचाई के स्थायी जो साधनों का अत्यधिक प्रभाव आता है। सिंचाई हेतु वर्षा के जल पर निर्भरता जो है भारतीय कृषि को बहुत अधिक असुरक्षित और संवेदनशील बना देता है। मतलब मैक्सिमम जो किसानी होती है वो वर्षा पर डिपेंडेंट होती है, जो वर्षा होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। निम्न कृषि यंत्रीकरण हो जाते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में आपका यंत्रीकरण को अभाव पाया जाता है बहुत ज्यादा। कृषि क्षेत्र में आज भी आपका श्रम आधारित तकनीकें पाई जाती हैं, फलस्वरूप समय और लागत जो है अत्यधिक मात्रा में लगते हैं। अब अच्छी और व्यवस्थित जो विपणन प्रणाली है उसका कहीं ना कहीं अभाव है। विपणन का मतलब होता है मार्केट, अगर इंग्लिश में समझा जाए। तो कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित है। छोटे किसानों की बहुत बड़ी संख्या आज भी अपने उत्पादों को स्थानीय मंडियों से कम कीमतों पर बेचते हैं। मध्यस्थों की एक लंबी श्रृंखला के कारण उन्हें अपने फसल का उचित और पूर्ण मूल्य प्राप्त नहीं होता है। अब कृषि भूमि की शक्ति का ह्रास किस प्रकार से होता है, डिप्रिसिएशन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो दीर्घ अवधि में निरंतर प्रयोग में आने के कारण भारतीय कृषि जो है वो भूमि एक बड़े हिस्से की उत्पादकता का ह्रास हो गया है। अतः भूमि की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उसमें कंपोस्ट खाद या प्राकृतिक जीवांत से जो पूर्ण खाद है या फिर उर्वरक है उसको देकर उर्वरा शक्ति बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। अब भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार किस प्रकार से, पहले तो भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याएं, कुछ हेडिंग्स डाल लीजिएगा जिसमें आप लोग उसके बारे में लिख सकें बहुत आसानी के साथ। देखिएगा, भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याएं, कुछ हेडिंग्स डलवा देता हूं मैं।
सबसे पहली हेडिंग होगी वित्त का अभाव। वित्त का अभाव, वित्त का अभाव, सिंचाई के स्थायी स्रोतों का अभाव, सिंचाई के स्थायी स्रोतों का अभाव, निम्न कृषि यांत्रिकरण, निम्न कृषि यांत्रिकरण, अपर्याप्त भंडारण और परिवहन की असुविधा, अपर्याप्त भंडारण और परिवहन की असुविधा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो भारतीय किसानों के पास नॉर्मली वित्त का अभाव होता है। ऐसे में वे अपने कृषि उत्पाद को अत्यधिक लंबे समय तक भंडारित नहीं रख सकते हैं और परिवहन के साधनों के अभाव में उन्हें अपने कृषि उत्पादों को स्थानीय बाजारों में साहूकारों और व्यापारियों को कम कीमत पर बेचना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है जो परिवहन की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से उनको अपने पास की ही मार्केट में चीजें सेल करनी पड़ती हैं, उसका प्रॉफिट उनको कम होता है, या फिर उनके पास भंडारण की चीजें नहीं है। तो अपर्याप्त भंडारण और परिवहन की असुविधा, ये हेडिंग आप डाल लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार के बारे में, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो भारतीय कृषि में सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कई सुधारात्मक उपाय किए। इन सुधारात्मक उपायों में संस्थागत सुधारों को भू सुधारों के रूप में देखा जा सकता है। औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बाद भारत में कृषि भूमि का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु भूमि सुधारों की आवश्यकता जो है महसूस की गई। इसके पश्चात आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अर्थात खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अन्य तकनीकी सुधार और जो सामान्य सुधार हैं वो किए गए। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किस तरह से हुई, मतलब संस्थागत सुधार किस प्रकार से हुए, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो संस्थागत सुधार मतलब भूमि सुधार मुख्य रूप से भूमि के स्वामी तथा भूमि के काश्तकारों के मध्य संबंधों से संबंधित है। संस्थागत सुधारों के अंतर्गत कुछ सुधार जो हैं वो आते हैं, जैसे आपका मध्यस्थों का उन्मूलन हो गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आपका भारत में 3 भूधारण प्रणालियां थी, जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और आपका महालवाड़ी प्रथा, ये आपका प्रचलित थी। कृषि क्षेत्र में आपका निम्न उत्पादकता और निम्न विकास दर का एक प्रमुख कारण शोषणकारी भूमि संबंध था। इस कारण जमींदारी उन्मूलन या फिर आपका मध्यस्थों के उन्मूलन को स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्राथमिकता दी गई। भारत में बिचौलियों की अंत की जो शुरुआत हुई वो कहीं ना कहीं 1948 से हुई, मद्रास राज्य से की गई। 1972 तक बिचौलियों का अंत कर दिया गया। तो मध्यस्थों का जो उन्मूलन हुआ वो आपका भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार में एक ऐतिहासिक कदम बोला जा सकता है। इसके अलावा काश्तकारी सुधार हुआ, जैसे काश्तकारी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था स्वयं कृषि कार्य ना करके काश्तकारों को कृषि भूमि पट्टे पर देता था। भूमि सुधारों के अंतर्गत कानून बनाकर काश्तकारी व्यवस्था में सुधार किया गया। लगान का नियमन किस प्रकार से था उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय काश्तकारों की स्थिति जो है अत्यधिक लगान के कारण दयनीय हो चुकी थी। इसीलिए 1947 के बाद लगान को नियमित करने तथा काश्तकारों पर उनका भार कम करने के लिए प्रयास किए गए। इसके बाद आती है चकबंदी योजना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कृषि भूमि के विखंडन की समस्या को कम करने की दृष्टि से चकबंदी जो कार्यक्रम है वो चलाए गए। चकबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की इधर उधर बिखरी हुई कृषि भूमि या फिर खेती को एक ही स्थान पर एकत्र किया गया। अब इसके बाद आती है सहकारी खेती के बारे में। तो चकबंदी के लाभों को आपका इष्टतम करने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया गया। भूमि के उप विभाजन से जनित जो समस्याएं हैं उनका समाधान सहकारी खेती द्वारा किया जा सकता था। पता ही होगा कि सहकारी कृषि के अंतर्गत वे छोटे और सीमांत किसान जिनके पास बहुत छोटी कृषि जोते हैं अपनी भूमि मिलाकर मिलजुल कर खेती करते हैं। अब थोड़ा सा पहले हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित लिखिएगा। भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार, हेडिंग डालिएगा मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थों का उन्मूलन मतलब
बिचौलियों का अंत, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा। भारत में बिचौलियों के अंत की शुरुआत, भारत में बिचौलियों के अंत की शुरुआत, भारत में बिचौलियों के अंत की शुरुआत 1948 में, 1948 में मद्रास राज्य से की गई, मद्रास राज्य से की गई और 1972 तक, और 1972 तक बिचौलियों का अंत कर दिया गया, और 1972 तक बिचौलियों का अंत कर दिया गया। अब काश्तकारी सुधार के बारे में बात करें तो काश्तकारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो है स्वयं कृषि कार्य ना करके काश्तकारों को कृषि भूमि पट्टे पर देता है। सिर्फ इतना ही लिखिएगा, काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार लिखिएगा, काश्तकारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी, काश्तकारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी काश्तकारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी स्वयं कृषि कार्य ना करके, स्वयं कृषि कार्य ना करके काश्तकारों को, काश्तकारों को कृषि भूमि पट्टे पर देता है, कृषि भूमि पट्टे पर देता है। कृषि भूमि पट्टे पर देता है। नेक्स्ट एक हेडिंग डाल लीजिएगा, सहकारी खेती के बारे में भी लिख लीजिएगा। सहकारी कृषि के अंतर्गत, सहकारी कृषि के अंतर्गत ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको 250 शब्दों में लिखने को आएगा तो आप इन सब हेडिंग्स का यूज कर सकते हैं। तो सहकारी कृषि के अंतर्गत वे छोटे और सीमांत किसान, सहकारी कृषि के अंतर्गत वे छोटे और सीमांत किसान वे छोटे और सीमांत किसान जिनके पास बहुत छोटी, जिनके पास बहुत छोटी कृषि जोतें हैं, जिनके पास बहुत छोटी कृषि जोतें हैं, अपनी भूमि मिलाकर, अपनी भूमि मिलाकर मिलजुल कर खेती करते हैं, मिलजुल कर खेती करते हैं। अब बात करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में, तकनीकी सुधार के बारे में। तो तकनीकी सुधार के अंतर्गत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का कुछ रूपों में प्रयास किया जाता है, जैसे उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। भारत में आपका जो हरित क्रांति है उसके फलस्वरूप गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास इन सब के उत्पादन में उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग से कृषि जो उत्पादकता है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हुई। इन बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। इसके बाद रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। गांवों में आपका कंपोस्ट खाद के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया गया। रासायनिक खादों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता में काफी वृद्धि होने लगी, लेकिन इससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति है कहीं ना कहीं कम हुई। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हुआ, तो फसलों को बीमारी तथा कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं के उचित प्रयोग को बढ़ावा दिया गया।
पौध संरक्षण के लिए एकीकृत आपका कीटनाशक प्रबंध कार्यक्रम को अपनाया गया। इसके अलावा वैज्ञानिक कृषि तकनीकी स्टार्ट की गई, तो इसमें खेती के जो पारंपरिक विधियां थी उनके स्थान पर वैज्ञानिक ढंग से खेती करने पर अत्यधिक जोर दिया गया। इसके अंतर्गत फसलों और उनकी किस्म का चुनाव, भूमि की तैयारी, फसल चक्र, बीजों का चुनाव, खाद का उचित प्रयोग, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। खेती की आपका यंत्रीकरण साधन, तो कृषि कार्य में आपका यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे किसानों को सहकारी समितियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक से कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सस्ते ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराई गई। तो ये कहीं ना कहीं आपका टेक्निकल रिफॉर्म्स थी, तकनीकी सुधार थे। सामान्य सुधार के बारे में अगर हम लोग आए तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, तो कृषि में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने अथवा उत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से सिंचाई सुविधाओं का कहीं ना कहीं विस्तार किया गया। देश के विभिन्न भागों में कड़ी, मध्यम तथा छोटी सिंचाई परियोजनाएं स्टार्ट की गई। तो देखिए, योजनाओं का जो असर होता है वो डायरेक्ट पड़ता है इन सब जगहों पे। जैसे जिस प्रकार की योजना होगी उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ेगा। तो साख उपलब्ध कराना, मतलब वित्त उपलब्ध कराना, रिफॉर्म्स जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराना, किसानों की जो बढ़ती साख है उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी साख समितियों की स्थापना की गई। बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक बैंक भी आपका किसानों के साथ साख व्यवस्थाओं को पूर्ण कर रहे हैं। सरकार द्वारा भी आम बजट में किसानों को साख प्रदान करने हेतु उचित धनराशि जो है आवंटित की जा रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह की नए नए योजनाएं जो है बनाई जाती हैं जो किसानों के लिए बेनिफिशियल हो। कीमत समर्थन नीति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की प्रेरणा देने और उन्हें बाजार में अनिश्चितताओं से बचाने के लिए सरकार द्वारा 24 कृषि उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। इसके माध्यम से सरकार जो है किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम कीमत देने का विश्वास दिलाता है। अब भूमि सुधार के उद्देश्य क्या है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके पहले हम लोग कीमत समर्थन नीति के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हम लोग जो लिख रहे थे उसमें हम लोग लिखेंगे तकनीकी सुधार के बारे में। हम लोग लिख रहे थे जो आपका भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार है उसके बारे में। तो तकनीकी सुधार एक हेडिंग से डालिएगा, तकनीकी सुधार। इसमें हेडिंग डालिएगा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, वैज्ञानिक कृषि तकनीकें। देखिए चीजें वही हैं, आपको लिखना वही है। वैज्ञानिक कृषि तकनीकें, रासायनिक खाद का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग, अब बात करेंगे हम लोग कीमत समर्थन नीति के बारे में। लिखिएगा, लिखिएगा किसानों को कृषि उत्पादन में, ये लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्या, काफी इंपॉर्टेंट है। किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु करते रहने, किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करते रहने की प्रेरणा, किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करते रहने की प्रेरणा देने और उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए, उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए सरकार द्वारा 24 कृषि उत्पादों हेतु, सरकार द्वारा 24 कृषि उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। इसके माध्यम से, इसके माध्यम से सरकारी, इसके माध्यम से सरकार किसानों को उनकी उपज के लिए, सरकार किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम कीमत देने का, एक न्यूनतम कीमत देने का विश्वास दिलाती है।
विश्वास दिलाती है। अब बात करेंगे बेहतर भंडारण व्यवस्था के बारे में। तो किसानों के पास कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण हेतु उपयुक्त भंडार गृह नहीं होते हैं और ना ही मंडी स्तर पर उन्हें किसी प्रकार के भंडार गृह उपलब्ध होते हैं। इसलिए मजबूरी में उन्हें अपने कृषि उत्पादों का विक्रय जो है कम मूल्य पर ही करना पड़ता है। किसानों की समस्या के समाधान के रूप में सरकार द्वारा की गई भंडार गृहों और शीतगृहों का निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि जब आपका किसानों को अच्छे प्राइस नहीं मिल पा रहे हैं फिर भी वो अपना माल जो है वो सेल कर देते हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि वो भंडारण कर नहीं पाते हैं। तो भंडारण करने के लिए उनके पास भंडार गृह होना चाहिए या फिर आपका गवर्नमेंट की तरफ से भंडार गृह होना चाहिए, शीत गृह होना चाहिए, जहाँ पे सस्ती दरों पे चीजें वो अपनी रख सकें। और जब प्राइसेस हाई हो या फिर चीजें जब उनके सेल करने लायक की हो, मार्केट उनकी सेल करने लायक की हो, तब उन सब चीजों को वो मार्केट में निकाल सके। अब हम लोग बात करेंगे भूमि सुधार के बारे में। तो भूमि सुधार के उद्देश्य क्या क्या है उसके बारे में। पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया। कृषि भूमि पर कार्य करने वाले श्रमिक भूमि के वास्तविक स्वामी होते हैं। देखिए, जितनी चीजें आपको लिखाई जा रही हैं वो आपको लिखनी है, और जो चीजें आपको सिर्फ समझाई जा रही हैं वो सिर्फ समझनी है। जो लिखने वाली चीजें हैं वो आगे चल के आपको काम देंगी, और जो समझने वाली चीजें हैं वो प्रॉपर वे में आपको एक बार चीजें समझ में आ जाएंगी। बस उसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको याद करके उसे उसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। मुझे पता है कि जो आपको बताया जाती हैं चीजें, तो जो लिखा रहता है वो तो याद रहेगा, जो लिखा नहीं रहता है वो याद नहीं रहता है, ये रियलिटी है। लेकिन एक बार आपके दिमाग में चीजें सेव रहेंगी कि हाँ इस तरह से ये चीजें होती हैं, और जब आपके पास हेडिंग्स रहेंगी तो आप उन चीजों के बारे में बहुत आसानी से लिख लोगे। अब बात करेंगे हम लोग भारत में बोई जाने वाली फसलों के बारे में। तो जिसमें आपका व्यापारिक फसलें होती हैं, मतलब कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, बागवानी फसल होती हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे भारत में बोई जाने वाली जो विभिन्न फसलों के प्रकार हैं उनके बारे में। उसमें नंबर 1 पे आता है व्यापारिक फसल। तो व्यापारिक फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें उगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना होता है। किसान इन फसलों को या तो पूर्ण रूप से बेच देता है अथवा आंशिक रूप से स्व उपभोग के लिए रखकर शेष को बाजार में बेच देता है। इन फसलों में मुख्य रूप से तिलहन फसलें हो गई, जैसे आपका मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, ये सारे के सारे। इसके अलावा रेसे वाली फसलें हो गई, पेय फसलें हो गई, ये सारी की सारी सम्मिलित हो जाती हैं। तो व्यापारिक फसलें का मतलब ही सीधा सा समझ में आ जाता है कि व्यापारिक फसलें का मतलब क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बारे में। तो आनुवांशिक इंजीनियर की सहायता से जीनों की एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में आसानी से डाला जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त जो फसल है उसको आनुवांशिक परिवर्तनी या फिर आपका परजीवी फसल कहा जाता है। इन फसलों में उनके स्वयं के न्यूक्लिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य जीवों के न्यूक्लिक अम्ल को जोड़ा जाता है। जीएम फसलों के कुछ उदाहरण हैं बीटी बैंगन, बीटी कपास, बीटी सरसों, ये सारे के सारे। जीएम फसलों में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा फसलों को पौष्टिकता में भी आपकी बढ़ाई जा सकती है। कुछ कृषि उत्पाद हो गए जैसे मक्का, सोयाबीन, इनकी खरपतवार नाशी व कीटरोधी किस्में भी विकसित की जाती हैं। इसके अलावा बागवानी फसलों के बारे में हम लोग बात करें तो बागवानी फसलों के अंतर्गत फल, सब्जियां, मसाले, पुष्प, नारियल, ये सारे के सारे शामिल होते हैं। एक हेडिंग डालिएगा आप, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो यहाँ पे हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में लिखिएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2005-2006 में, वित्तीय वर्ष 2005-2006 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में